प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक इंसाफ के फाइनल जो एहतजाज है, यानी एहतजाज की जो फाइनल कॉल आ चुकी है, उसमें कुछ 6 दिन रह गए हैं। अब जो टास्क दिया गया है पीटीआई लीडरशिप की तरफ से कि हर एमएनए के हल्के से 10,000 बंदा आएगा, एमपीए के हल्के से 5,000 बंदा आएगा, यानी एमपी अगर 5,000 उसी हल्के से ला रहा है, उसी हल्के से एमएनए 10,000 ला रहा है, तो एक हल्के से कम 2 हल्के एमपीए के भी हों तो 20,000 लोग एक हल्के से निकलेंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये तो डूएबल ही नहीं है, इतनी तादाद के लिए तो आपको जो है वो 200-250 बसें तो आपको एक हल्के से चाहिए, तो फिर इतनी बसें आएंगी कहाँ से? तो ये तो डूएबल ही नहीं है, बंदे पहुँचेंगे कैसे? ये एहतजाज की कॉल तो उन्होंने जल्दबाजी में दे दी है, ये हो नहीं सकता। दूसरी तरफ पाबंदी लगाई जा रही है कि अगर लोग नहीं निकलेंगे, आप बसें भर के नहीं लाएंगे और बसें खाली नहीं लेकर आनी, भर के लानी है, उसकी वीडियो शेयर करनी है, तो फिर अगली दफ़ा टिकट की उम्मीद ना रखिएगा। क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे के फंस गई है? क्या वाकई ये डूएबल नहीं है, या फिर जैसा एहतजाज पहले हुआ 4 अक्टूबर को हुआ वैसा ही हो जाएगा, या उससे कुछ प्लस माइनस करके हो जाएगा? और राना साहब ये भी कह रहे हैं कि इनको करने कौन, इस्लामाबाद में आने कौन देगा? पीटीआई स्ट्रैटेजी बना रही है कि 4 तरफ से आएंगे इस दफ़ा, हम एक साइड से नहीं आएंगे, 4 मुख्तलिफ रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। तो क्या कोई मुख्तलिफ हिकमत अमली पीटीआई की तरफ से बनाई जा रही है? एक तो हमारा मौजू ये है प्रोग्राम का। दूसरा, बिलावल साहब नाराज़ हैं, अब इसहाक डार साहब को जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें मनाएं, लेकिन क्यों नाराज़ हैं बिलावल साहब को? क्यों नाराज़ किया क्यों है नून लीग ने? ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर फैफन की एक रिपोर्ट आई है कि अब तक जब से हुकूमत बनी है सिर्फ 17% दरखास्तें निपटाई जा सकी हैं, 83% दरखास्तें अभी पड़ी हुई हैं, वो निपटाई नहीं जा सकी हैं। क्यों? और सबसे ज़्यादा जो कम काम हुआ है वो पंजाब में हुआ है, सिर्फ 6%, 6.5% दरखास्तें निपटाई जा सकी हैं। अगर दरखास्तें इस रफ्तार से निपटाई जाएंगी तो फिर 5 साल तो नहीं निपटाई जा सकती जो इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तें हैं। हसन नवाज साहब लंदन में क्यों डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, क्यों दिवालिया हो गए हैं, ये कहानी क्या है? वीपीएन हलाल है या हराम है? ये सारे मौज़ूआत हैं आज के। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, खुशामदीद। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के। राना साहब खुशामदीद। डॉक्टर हमायूं मोहम्मद कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। इरशाद भट्टी साहब, ये डूएबल है? राना साहब कह रहे हैं कि ये जो आपने टारगेट सेट कर लिया है और बगैर तैयारी के कर लिया है, डूएबल ही नहीं है ये तो। अभी आप कह रहे थे कि 10,000 एक एमएनए और 5,000 एमपीएस, तो अगर वो 10,000 जो हैं उनको अगर वो ही एमपीए गिन लें, ये हमारे भी हैं एक ही हल्के से, ये तो फिर 2 नंबर ही है ना, धांधली है। धांधली क्या, इतनी धांधली? मैंने अपना 5-10,000 आप वो अगर खामोश होकर बैठे हैं, जो इलेक्शन में धांधली हो चुकी है, तो ये भी थोड़ी सी कबूल कर लें कि इसमें क्या धांधली के जवाबी धांधली छोटी मामूली सी धांधली कर लें। और वैसे धांधली शरई है, वीपीएन गैर शरई है। तो अच्छा, तो देखें, ये जो 10,000 और 5,000 ये तो जो माजी को देख के देखा जाए तो पॉसिबल नहीं लगता कि अगर इस तरह आए, तो इसका मतलब है कि तो फिर तो कमाल ही हो जाए। फिर तो मेरे ख्याल से राना साहब को जाके तो इस्तीफ़े लिख के तो उनको ही देने पड़ेंगे कि आप जाओ, मेहरबानी करो। ये भी हो सकता है वैसे 10,000 का टारगेट सेट करके आप कहेंगे 10,000 का रखेंगे तो ये 2-3 हज़ार निकालेंगे ना। अगर टारगेट ही 1,000 का देंगे तो फिर तो 300 लोग लाएंगे। नहीं, ऐसे ही होगा। जाहिर है, इतने पहले भी टारगेट सेट किया और हर जमात करती है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो यही सारा था, मुस्लिम लीग वाले के 5-5 हज़ार हल्कों से और 3। और पता ही, जब ये नवाज शरीफ साहब आ रहे थे लंदन से वापस, तो मीनार पाकिस्तान पे मोटरसाइकिल, जन्नत के टिकट और पता नहीं क्या क्या, 5,000 और खर्चे और ये और वो, और पूरा पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से कितने इकट्ठे हो गए थे? तो वो तो टारगेट तो सारे सेट कितने इकट्ठे हो गए थे वैसे? मेरे लाख से तो कम ही थे। लाख से तो बहुत कम थे वैसे। हाँ, यानी मैं वैसे ही कह रहा हूँ। उन्होंने तो 10 लाख के बदले 5 लाख का टारगेट, पहले 10 लाख का था, फिर 5 लाख। अंदाजे के मुताबिक मेरे ख्याल 20-25 हज़ार के करीब लोग थे। मेरा जो तजर्बा है कवर 50,000 भी कर लें, 50,000 भी कर लें, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जिस तरह मुस्लिम लीग ने जन्नत के टिकट, यार जन्नत के टिकट पे तो मैं और आप भी चले जाएं, यकीन होता तो मैं भी चला जाता। तो खैर, वो तो ये टारगेट है, लेकिन इसका नहीं है। बाकी हाँ, मुझे एक एतराज़ है कि मुझे ये एतराज़ है जो लफ्ज़ यलगार है, ये मुझे नहीं समझ आई क्यों है। ये वैसे जिसने रिपोर्ट किया उसने लिखा है या उन्होंने कहा कि हम यलगार करेंगे? अब मुझे ये नहीं पता। मेरा वैसे ये ख्याल है कि अखबार जहां पर रिपोर्ट हुआ है, ये रिपोर्टर की जबान इस्तेमाल हुई है, यानी लिखने वाले की। हाँ, ये फिर ये चार तरफ से ये यलगार करने का वैसे डॉक्टर साहब आगे बताएंगे भी ये यलगार। डॉक्टर साहब, ये यलगार जो है वो यलगार का फैसला खुद पीटीआई ने किया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि हमने कहाँ किस जगह पे कहा है कि हम ये अलगार करेंगे। खबर तो यही छपी है। देखिए ना खबर, देखिए कफन बांधना एक कफन जनाजे पढ़ाने वाली बात है। कफन बांधना और जनाजे बांधना हमने इसलिए किया है कि हमें आप लोगों की हरकतों का पता है कि आप क्या करते हैं। जिस तरीके से देखिए ना, जिस तरीके से पिछली दफ़ा जब हम इस्लामाबाद आए थे वहाँ पे स्ट्रेट बुलेट्स चली थी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मॉडल टाउन में गोलियां चली थी। वहाँ पे हमारे लोगों की किसी की आंख जाए, मैं गलत बयानी नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। दैट इज़ वाई अली अमीन गंडरपुर ने कहा था कि अगर आप एक गोली चलाओगे तो हम भी चलाएंगे। वजह यह थी कि आप लोगों ने गोलियाँ चलाई थी और उसकी फुटेजेस भी हुआ है, वहाँ पर आप देख लें। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग बाज़ दफ़ा मुहावरतन कुछ चीज़ कहते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो उसको इन लिटरेचर, वो लिटरेरी सेंस में ले लेते हैं, वो उसको वो नहीं समझ सकते। मगर ये 10,000 का जो टारगेट एक एमएनए के हल्के से और उसी में जो 2 एमपीए के हल्के होंगे 5,000, यानी एक हल्के से 20,000 लोगों को निकालना, आपके ख्याल में ये डुएबल है? देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको एक बताऊँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं डुएबल हो सकता है। डुएबल इसलिए हो सकता है कि एमएनए जो होता है ना, ये याद रखें, एक हल्के में एमएनए अलग जीत सकता है और नीचे एमपीए अलग जीत सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एमपीए जीता है एक पार्टी से तो एमएनए उसी पार्टी का ही हो। बाद दफ़ा दूसरी पार्टी का भी जीत जाता है, दोनों के अलग अलग भी असर और रसूख होते हैं, तो वो चीज़ अपनी जगह पर है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, दैट्स अ टारगेट कि ये करो। उस टारगेट के लिहाज से हो सकता है कोई 10,000 ना करे, 8,000 कर ले, 6,000 कर ले, समथिंग लाइक दैट। द पॉइंट इज कि आप एक टारगेट देते हो कि भाई हमने ये टारगेट करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही, आपने टारगेट रखा, वो अचीव हो या उसके करीब चले जाए। देखिए ना, आप जब तक आप चोटी की वो नहीं करेंगे तो आप तक नीचे नहीं करेंगे। द प्रॉब्लम ये होता है, हम लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हम छोटा टारगेट देते हैं कि वो अचीव करके खुश हो जाते हैं कि जी 200 बंदा हम लेकर आए थे, 200 बंदे ले आए जी, खुश हो गए जी। ये अगर आप देखा जाए, ये कहा गया था कि ये लोगों के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये चीज़ है। बिल्कुल सही है राना साहब, अगर ये लोग निकलने नहीं है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि डुएबल ही नहीं है ना, मेरा एक हल्के में आपको 200-250 बसें कहाँ से मिलेंगी, और फिर पूरे पंजाब में और केपीसी ना इतनी बसें दस्तयाब ही नहीं है। चलें वो बसों से आए या मोटरसाइकिलों पर आए या जैसे भी आए, लेकिन जब आपको पता है कि निकलना नहीं है, क्यों लगाइए दफ़ा 144? ये देखें, सबसे पहले तो ये कर क्यों रहे हैं, ये क्यों इन्होंने 24 की कॉल दी है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि कहते हैं वापसी चाहिए। मैं बताता हूँ ना, उसकी वजह ये है कि हमारे से तो ये बात करना नहीं चाहते, क्योंकि ये सियासी हरीफों से तो बात में बिलीव ही नहीं करते ना, और वो हो भी रहा तो एंड में कालीन जो है वो खान साहब खींच देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि कोई इनकी बात जो है, जहाँ दरवाज़ा ये खटखटा रहे हैं बड़े अरसे से, वहाँ जो है वो दरवाजे से इनको कोई आवाज़ आ जाए और तो आपसे बात करें, आप इनको दे देंगे मैंडेट? नहीं, पहली बात तो ये कि जो इन्होंने जो मांगी है ना, हम उनको अभी से ही रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। जो कह रहे हैं 26वीं तरमीम जो है वापस लें, भाई क्यों लें? पार्लियामेंट ने जो है पास की है, उनके बंदे मिला के उठा के, इनका मौक़िफ़ है ना, इनका तो वो तो होना नहीं है। दूसरा है, कह रहे हैं कि मैंडेट वापस करें। देखें, मैंडेट हमारा बिल्कुल ठीक है, अगर इनको लगता है जाली है तो जाके अदालतों से वो दे दें। बाकी वो कहते हैं तीसरी मांग है कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स और खान साहब हैं उनको छोड़ दें, वो भी अदालतों ने करना है। तो इनका कोई ऐसा जो है वो मांग नहीं है जो पूरी होने वाली है, जो सीधी सी बात है। तो अब इन्होंने ये चैलेंज, इन्हीं मांगों को लेकर आपसे बात वो क्यों करें? आप कहते हैं आए हमसे बात करें, आपसे क्यों बात? जब चीजें पूरी होने वाली नहीं है आपके ख्याल में, तो फिर ये किससे बात करना चाहते हैं? इनसे पहले तो ये क्लियर कर लेना, ये बात पूरी कर सकते हैं, जो इनका ख्याल है पूरी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये वही दरवाजा खटखटा रहे हैं जो इनको इक्तदार में लेके आए, जिनके बलबोते पे इन्होंने इक्तदार किया। आज भी ये वहीं जो है वो जा रहे हैं जहां वो पहले खड़े थे। तो ये जो जमहूरी बनते हैं, इनको जमहूरी तो आप वो काटा मार देना जमहूरियत के आगे कि बड़ी जमहूरी जमात है और ये जमहूरियत के लिए कर रही है, नहीं कर रही। ये जो है कोई बैकडोर ढूंढ रही है और चाह रही है कोई बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये हमें कोई फिक्र है, ये क्या है कि हम क्यों वो 144 क्यों लगा लिए, बिल्कुल इन्होंने जब कहा है कि ये कफन बांध के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हम ना वापस ना आए तो जनाजों की तैयारी करा लो, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है क्या ये पुरअमन आ रहे हैं, ये पुरअमन एहतजाज कोई करने जा रहे हैं? इसका तो मतलब है कि ये करके जो भी जैसे तैसे ऐसे करके इन्होंने जो है वो अपने जिस तरह गंडापुर साहब तो नहीं मैं बन सकता, लेकिन जो जिस तरीके से वो चीजें करते हैं कि ये कोई बदमाशी के जरिए ये कुछ कर लेंगे, तो वो देखें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने जो है वो ऐसा तो नहीं होने देना। और हम जो है हमें तो इनकी तो तारीख है वायलेंस की। अब मैं कहाँ से आपको गिनवाऊं, वो रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर जमान पार्क पे पेट्रोल बम, फिर 10 फौजी तंसीबात, फिर जलाओ गिराओ इस्लामाबाद का। तो बिल्कुल हमने प्रिकॉशंस लेनी है और हम लेंगे और इनका अच्छा वेलकम करेंगे। वैसे तो ये भी गैर शरई है भट्टी साहब के, जब अगर घर ना पहुंचूं तो जनाजे पढ़ लेना। वो घर इस तरह नहीं होता कि कोई घर ना पहुंच, जब तक तस्दीक ना हो जनाजा नहीं होता। ये भी तो गैर शरई है। गायबाना नहीं होता। गायबाना तब होता ना जब कंफर्म हो जाए कि कोई शहादत फाइज हो गया। जाली मैंडेट शरई है, VPN गैर शरई है। अदलिया हुकूमत के अंडर शरई है, VPN गैर शरई है। इशू बुनियादी तौर पे देखें, ये मैं सोच रहा था कि जब इमरान खान हुकूमत थी, RTS 26 नुकात, PDM, मौलाना फजल रहमान सरबरा, जलसे, जलूस, रैलियाँ, महंगाई मार्च, मौलाना साहब का धरना, बिलावल साहब का कांपे टांग गई वाला 4,500-5 हज़ार का लॉन्ग मार्च जो D चौक पे रुका था। और वो कहीं कोई ऐसी कानून साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी कि एक मरतबा जलसा इजाज़त लिए बगैर किया तो 3 साल, दूसरी मरतबा अगर वही किया तो 10 साल। और किस तरह की शराइत के साथ जलसा, 6 बजे शुरू और 4 बजे शुरू, 7 बजे ख़त्म, यानी स्कूल वाला। कभी कोई आपको उस दौर में लगा? सब ने किए, गुजरांवाला में हर जगह, गुजरांवाला की तकरीर नवाज शरीफ साहब की, हर जगह जलसे किए। तो ये जो इhtजाज शुरू हुआ है, इसकी बुनियाद कहाँ पड़ी? देखे ना, मान लिया कि जो चोरी शुदा मैंडेट है आप नहीं देते, लेकिन धांधली ट्रिब्यूनल्स तो एक्टिव कर दें और आज़ादाना उनको कर दें। क्यों इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की? और आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सारा कुछ दे दिया ताकि इसका मक्कू ठपे। और फिर क्यों कानून साजियाँ की? जलसे करने देते, आप एक जगह मुक्त कर देते और कहते करो जलसे, करते रहो। जब जलसे रोके आपने और कहते आटा गुंदी ये हिल्दी क्यों है, जब फिर यानी आपने जलसों से कितारसिस होता रहता है। हाँ नहीं यार करते रहें, कितने करते रहेंगे? लॉन्ग धरना देना है, बैठ जाएं। 126 दिन का धरना भी दिया तो कोई नवाज हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो दे लें। D चौक पे नहीं आप देना चाहते, थोड़ा सा पीछे दे लें। लेकिन जब आपकी दफ़ा 144 इतनी शर्मनाक हो कि अडयाला जेल के बाहर खड़े कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर उमर अयूब शिबली फराज, पंजाब असम्बली के अहमद बच्चर, असद कैसर, हामिद रज़ा, 5-6 लोग इकट्ठे हों, दफ़ा 144 लग जाए। SHO पकड़े और बिठा, झंडे वाली गाड़ियों में आए हैं और SHO ने पकड़ा, चौकी पे बिठा लिया और फिर कहा जा चल निकल जाओ। तो इस तरह की दफ़ा 144 तो नहीं होनी। हुकूमतें बड़े दिल की होती हैं, आप ना दें उनको चोरी शुदा मैंडेट। ये करने से हुकूमत को क्या नुकसान होगा? आप 26वीं आईनी तरमीम ना दें, आप वो जो कि ना गिरफ्तार, ज़ाहिर इमरान खान और सारों ने अदालतों से रिहाई लेनी है। और ये मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई आए और हुकूमत सड़कों से आकर हुकूमत को गिराए, लेकिन मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि किसी को आप बाहर खड़ा होने की इजाज़त ना दें। हुकूमत की क्या इसमें होगी? देखिए, हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने मईशत बेहतर कर ली है, और बेहतर हो सकती है अगर सियासी अदम इस्तेकाम ना हो। अब सारी तवानाइयाँ इस तरफ लग गई हैं। दूसरी, दहशतगर्दी की हम नई लहर है, इसको उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो जब सियासी अदम इस्तेकाम। तीसरा, मुल्क का बाहर इमेज जो जा रहा है, सरमायाकार क्यों आएगा? जब पहले तो हमने अपने सरमायाकार सारे भगा दिए ना, बाहर के क्यों आएंगे? सही। तो हुकूमतें बड़े दिल करती हैं, यार बैठो साथ, यानी आप कोई थोड़ा सा तो करें ना, लबो लहजा बेहतर कर लें। और नहीं तो यार कहें आपको मखसूस नशिस्तें देते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, कानून साजियां तो सारी हो गई। और नहीं तो थोड़ा सा कहते हैं यार बैठो तो सही है। तो कोई माहौल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के पास कुछ ना कुछ तो है, चाहे ये मांगे इनकी नहीं, हुकूमत कुछ ना भी हो, सही है, तो कम से कम कोई एक एक्टिंग तो हो सकती है ना, कोई एंगेजमेंट तो। ठीक है, बिल्कुल सही है, अच्छा पॉइंट है। मैं मगर डॉक्टर साहब, ये जो चलिए, ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने 10,000 का टारगेट सेट किया है, कोई चले बड़ा टारगेट रखा है, पूरा अचीव नहीं होगा, कुछ आधा अचीव होगा, किसी का कम अचीव हो जाएगा। लेकिन इसको जब आपने मशरूत किया है कि जो नहीं टारगेट पूरा करेगा फिर उसको अगली दफा वो टिकट की तवक्को ना रखे, इसको कहते हैं ब्लैकमेल। ये फिर नहीं देखिए, इससे होता है दो चीजें होती हैं, इसको आप ब्लैकमेल सेनेटर्स को मिला कोई टारगेट क्या नहीं, सेनेटर्स को हल्का नहीं होता ना। देखिए, बेसिकली होता है दो चीजें होती हैं, जैसे ये कहते हैं ब्लैकमेल भी हो सकता है, ये ब्लैकमेल भी हो सकता है। दूसरे लफ्जों में अगर आप दूसरे मेरिट के लिहाज से देखे जाए तो ये टारगेट भी हो सकता है।
अगर आप मेरिट पे हैं तो आपका ये टारगेट होना चाहिए, आपको ये अचीव करना चाहिए। आप ये अचीव नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर अंडर परफॉर्मिंग। इफ़ यू आर अंडर परफॉर्मिंग, आई डोंट नीड पीपल हु आर अंडर परफॉर्मिंग, आई नीड पीपल हु कैन ओवर परफॉर्म। मुझे मेरिट वाले चाहिए, मुझे जद्दी पुश्ती इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो मेहनत करें, जो कोशिश करें और उसके बाद वहाँ तक जाएँ, ये कर लें। ठीक है, एक चीज़ है। अब हमें बात हो गई थी कि ये सारी चीज़ें जो है ना उधर जाएँ और अदालतों में जाएँ। 90% के करीब केसेस इस वक्त ट्रिब्यूनल में अभी भी पड़े हुए हैं। लॉ के लिहाज से विद इन 6 मंथ्स उनके डिसीजन आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। तो हम देखते हैं जहाँ 34 इन्होंने वो पेंडेंसी के बेसिस पे बढ़ाए, तो आई होप कि अभी कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं बाकी ये जो अभी बात हो रही थी कि ये जो एक्ट बनाया हुआ है, जो प्रिवेंटिव एक्ट है, मैं चला जाता हूँ आज से 125 साल पुराना, या तकरीबन 100 साल पुराने की बात करता हूँ। 1919 मार्च में एक एक्ट बना था, वो इमरजेंसी प्रीएम्प्टिव इंडेफिनिट डिटेंशन एक्ट बना था कि जो आदमी आज़ादी की बात करे या जो आदमी उस लिहाज से बात करे, उसको पकड़ के रगड़ दो। उसका नाम याद है? उसको कहते हैं हम रोलेट एक्ट। ये वो एक्ट था कि जिसके खिलाफ जब लोग एहतजाज करने निकले थे तो उनको जुलियन वाला बाग की जो ट्रेजेडी है ना, वो उस एक्ट के खिलाफ हो रही थी। मसला ये है, पुलिस का ऑप्शन मसला ये, देखिए मसला ये है, मेरा ये मशवरा है उनको भी, इस मुल्क को अगर हमने आगे बढ़ाना है और इस मुल्क को अगर हमने इस भंवर से निकालना है, तो अगर आप हमें ये कहते हैं कि हम लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, हम लोग, तो फिर मतलब नोबडी इज गोना बिलीव दैट। ठीक है, हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो आए इस मुल्क के लिए हम बात क्या करें। हम ये बात नहीं करते आप हमें निकालें, हम ये बात करते इस मुल्क को आगे चलाना कैसे। और जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे, और आप स्टेक होल्डर हैं और आप बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, मगर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना सर। आप समझते हैं मुल्क नहीं चल रहा, वो समझते हैं मुल्क चल रहा है, नहीं चल रहा तो इसमें, लेकिन वो समझते हैं मुल्क चल रहा है ना सर। अब यहाँ पर अब राणा साहब इसमें देखें ना, एक तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मुल्क नहीं चल रहा, पहले तो मैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। देखें, बात ये है कि आज महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, सूद की शरह जो है 7.5% गिर गई है, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपके रिजर्व 16 अरब पे पहुंच गए हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो कहाँ पहुंच गई है, क्या वो बताती है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस किधर है। ओवरऑल जो है वो आपकी, अभी IMF आए, लोगों ने कहा जी पता नहीं मिनी बजट आने लगा है, फलाना होने लगा है, वो भी अच्छा उन्होंने कहा इनकरेजिंग है जो सूरत हाल है। तो हर लिहाज से एक्सपोर्ट्स आपकी अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेजिंग, उन्होंने कहा कि इनकरेजिंग काम है, और कुछ जहां हमें करना है वहां हम और भी बेहतरी करेंगे, खुद कर रहे हैं हम, अपना मुल्क है, हमने इसको संवारना है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपका फिर करंट अकाउंट सरप्लस है, हर लिहाज से जो है आपकी मईशत बेहतरी की सिमत पे, और यही इनकी मौत है। ये इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, ये सियासी मौत ही, मैं कह, जाहिर सी बात है। नहीं, ये यही इनका, अब देखें बात ये है, और बेहतरी आएगी तो किसने पूछना है PTI को, किसने पूछना है जी फलाना हो गया, मुल्क डूब गया, ये जो इंतशारी बातें करते हैं। तो आज इनका मकसद ही ये है कि भाई हम दरवाजा खटखटाएं। ये क्यों गए थे ऑक्सफोर्ड, क्यों लड़ना था ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन, के इंटरनेशनल प्रेशर बढ़े, इनको NRO मिले। क्यों ये खतूत जो है वो लॉबीइस्ट वहां हायर करके लिखवा रहे हैं, यही है कि इंटरनेशनल प्रेशर बने, इनको NRO मिले। और क्यों ये अभी 24 की इन्होंने फाइनल कॉल दी है कि भाई कोई, यानी कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें कोई, यानी कि भूल ही गए कि हम भी पूछे ना। भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपके पास, हुकूमत के पास एक माहौल को बेहतर करने के 10 रास्ते होते हैं, पूछने की बात आप लेके आए हैं, बैठे हैं, हम आपको कोई, इन्होंने कहा पपेटियर फलाना। देखें, क्योंकि ये खुद रह चुके हैं, इनको ये लगता है कि सारा कुछ ही ऐसे चलता है। जब ये पपेटियर, ये पपेट थे और पपेटियर इनकी उंगली हिला रहा था, हम तो तब भी कहते थे हमारे से बात करो यार। ऑपोजिशन लीडर जब थे मियां शहबाज शरीफ साहब, वो कहते थे हमारे से बात करो, हम इनके पास जाते थे, इनका दरवाजा खटखटाते थे, हमारे से बात नहीं करते थे। अभी भी फ्लोर ऑफ द हाउस में हमने कहा, 26वीं तरमीम में भी सारे ये इन बैठे वहां मशवरे भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एंड में कालीन जो है वो खान साहब ने खींच दिया कि हमने नहीं करनी। तो बात वहीं आके रुकती है। देखें, इनका जो है ना, इनका शौक है कि ये अब उनको जो है उनसे कोई डायरेक्ट इस तरीके से समझते हैं, लिंक मसले का कोई हल भी है वैसे। देखिए, मसले वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते। नहीं, हम बात करना चाहते हैं, ये हमारे से आपने करना चाहते हैं। और ये पूरा 24 का ड्रामा कह दिया ना राणा साहब के, इनकी मांगे तो मानी जा ही नहीं सकती। मांगे नहीं मानी जा सकती, बात कैसे होगी, किस मौजूद पे होगी? अब आप कहें चले बैठते हैं, बात करते हैं, देखते हैं इसमें से कितना माना जा सकता है, कितना नहीं माना जा सकता। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो इनको लगता है ना कि ये पूरा, जब ये टोपी ड्रामा करेंगे 24 वाला, और इनको लगता है कि पता नहीं क्या होने लगा है, एक तो ये फ्लॉप होगा, हमें ये नजर आ रहा है, और दूसरा जब फिर भी इनकी बात नहीं बनी,
नहीं बनेगी। बात चलें, दो तीन को दरवाजा जो ये खटखटाएंगे, पीटीआई मांग रही है कि हमारा मैंडेट वापस करें। आखिरी बात जो चोर वाली इन्होंने बात की, देखें ये जो जब ये हुकूमत में थे तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक ये सबसे करप्ट हुकूमत। नहीं, वो मैंडेट चोर की बात कर रहे हैं आप, वो करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मैंडेट चोरी करके ही आए थे ये 2018 में, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट चोरी करके ही आए थे, उस लिहाज से भी ये चोरी। सही है। चले बड़ी साहब, एक ब्रेक ले लूं छोटा सा। 2-3 मरतबा चूंकि पीटीआई कह रही है कि हमारा मैंडेट वापस करें, मैंडेट वापस करने के लिए ज़ाहिर है ट्राइब्यूनल्स एक रास्ता है। अब ट्राइब्यूनल्स कितना काम कर पा रहे हैं, इस पर फैफिन की एक रिपोर्ट आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैफिन की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अब तक 8 फरवरी 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उससे मुतालिक ये रिपोर्ट कहती है कि जो दरखास्तें दायर की गई हैं उसमें सिर्फ 17% इंतखाबी तनाज़ात को निपटा पाई है। मुल्क भर के 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में कुल 377 इंतखाबी पटिशंस दायर की गई। 7 ट्राइब्यूनल्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी फैसला नहीं किया। 23 में से 7 ट्राइब्यूनल्स। फैफिन की जानिब से कुल 350 इंतखाबी तनाज़ात का जायजा लिया गया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स इनमें से अब तक सिर्फ 60 को निपटा पाया और सबसे बेहतर कारकर्दगी बलूचिस्तान में रही है, जहां पर 51 इंतखाबी तनाज़ात में से सिर्फ 30 को निपटाया गया है, यानी 59%। और खैबर पख्तूनख्वा में 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 42 इंतखाबी पटिशन में से सिर्फ 8 को निपटाया है, यानी 19%। सिंध के 5 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 83 इलेक्शन पटिशन में से सिर्फ 12 को निपटाया है, यानी 14%। और सबसे कम कारकर्दगी पंजाब में रही है, जहां पर 155 इंतखाबी तनाज़ात जो है वो आए सामने ट्राइब्यूनल्स के, उसमें से 10 को निपटाया गया, यानी 6.5%। और इस्लामाबाद के जो तीनों हैं वो अभी वैसे के वैसे पड़े हैं इंतखाबी पटिशन, उसका फैसला होना बाकी है। राना साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू में कमेंट किया और आप हमेशा करते हैं, आप कहते हैं अगर आपको इंतखाबात में कोई शिकायत है तो जाओ अदालतों के पास। अदालतों की ये कारकर्दगी और ये सिर्फ अदालतों की वजह से नहीं है, इसमें आपकी कानून साजियों का भी हाथ है, इसमें इलेक्शन कमीशन का आपकी कानून साजियों के नतीजे में अमल दरामद और बनाए गए ट्राइब्यूनल्स का भी हाथ है। तो एक तरफ आप कहते हैं जाएं ट्राइब्यूनल्स के पास, वहां से फैसले लें, दूसरी तरफ ट्राइब्यूनल्स को ना चलने के लिए भी अपना किरदार अदा करते रहते हैं, तो फिर ये कैसे नतीजा निकलेगा? ये देखिए, ये तो अब अदालतें और इनके दरमियान ही है। मैं अभी भी यही कहूँगा, जब भी होगा फैसला तब देखा जाएगा, लेकिन बहरहाल अदालतों में परसू करें ये मामला और वहीं से नतीजा निकलेगा। अदालतों के पास जाएं और आप पूरी कोशिश करेंगे कि अदालतों में का मामला चल ना पाए। देखें, ये तो अब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो जिनके मामलात हैं, वो अपना अपना मामला देख रहे हैं। पार्टी लेवल पे तो कोई इसके ऊपर ना बातचीत होती है। ये तो अब जो जिनको इशू है इलेक्शन से, और हमारी जमात में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको इशू है, पीपल्स पार्टी में भी बैठे हुए हैं और भी जमातों में बैठे हुए हैं, वो सारे अदालतों से रुजू करेंगे और वहीं से जो है वो मामला जो है चलेंगे। हमारा तो फोकस, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि ये ट्राइब्यूनल्स काम ना करें या गोस्ट रो की पॉलिसी पे? हमारी इंटेंशन तो जुडिशल रिफॉर्म्स की थी, जो हमने कर ली, जो हमें लगता था कि इससे बेहतरी जुडिशरी के अंदर आएगी, वो हमने अपना एक ऑनेस्ट एफर्ट किया और उसके नतीजे इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए आएंगे। सही है। तो डॉक्टर साहब, ये ट्राइब्यूनल्स ही काम नहीं कर रहे, तो आपका शिकवा हुकूमत से क्या है? मतलब वहीं से मिलना है ना आपको इंसाफ, जो आप अपना मैंडेट मांग रहे हैं, ये तो आपको ट्राइब्यूनल से मिलना ना। देखें, इस तरह है कि 2-3 बातें हैं। अभी राना साहब ने थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। आज जितने भी जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं आज के दिन में, जिनको ये वाह कर रहे हैं, वो मार्च 2022 से कम है, सारे के सारे A to Z, सारे के सारे। जब ये हुजम की बात करते हैं, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, वो 100,000 को क्रॉस किया है, लेकिन उस 100,000 की जो वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू, वो उस वक्त के ज़माने के 50,000 से कम है आज भी। आपको पता है वैल्यू, एक और चीज़, एक मिनट, बिलियन डॉलर्स की। फिर मैं उस वक्त की बात करूं, मैं मार्च की बात करूं, मार्च की 2022 की बात करूं, ठीक है? अच्छा, इस वक्त लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है ना, अगस्त सितंबर में, अगस्त में -2%, हमारे टाइम पे 17%, -2% समथिंग, और सितंबर में -1 पॉइंट समथिंग उस पर गई है, पॉइंट नहीं है, 1 उसके बाद है, उस लिहाज से गई है। लेकिन फिर बात हुई थी, अभी वो बात कर रहे थे उनकी ये मिनिस्टर साहिबा की, कि वो माहौलियाती मिनिस्टर, वो अगर वो वहाँ ना जाती तो बैग कौन उठाता? किसी न किसी ने तो बैग भी उठा लिया, ठीक है ना? नहीं, लेकिन मैं वैसी बात बता रहा हूँ ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फिर आप बात करते हैं उसमें इस्लामाबाद का हल्का 48, एक चीज वहां पड़ी हुई है, हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि वो हो। इन लोगों ने जो लॉज बनाए हैं, ये लॉज बेसिकली जुडिशरी को अंडरमाइन किया। इन्होंने, बिल्कुल सही कहते हैं कि इन्होंने
अपने पूरी जो क्या कह सकते हैं ताकत के साथ इन्होंने ऐसे लॉज बनाए हैं जो कि मैरिट को ख़त्म करती है। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल दीजिए। मिसाल ये देता हूँ, IT, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है, उसमें इन्होंने सेक्रेटरी लगाया है। वहाँ पे कोई 35 लोगों ने अप्लाई किया था, उसके अंदर 3 PhD थे, 1 PhD का स्टूडेंट था और सारे थे, और जिसको इन्होंने रखा है वो बैचलर्स है। जरूरत ही बैचलर्स की होगी? नहीं, जरूरत इनको ये मेरिट वाले रख नहीं सकते। वजह यह है कि मेरिट वाले जब रखेंगे वो मेरिट वाला आदमी शाइन थ्रू करेगा, ये अपने से बेहतर लोगों को रख नहीं सकते, और ये प्रॉब्लम होती है मेरिट ना रखने की। एक मिनट, मुझे यहाँ एक इंटरवेंशन में करूंगा। देखें, जो हमने सेक्रेटरी IT रखा है बिल्कुल मेरिट पे रखा है, वो एक प्रोफेशनल जिसका बैकग्राउंड जो था IT से रिलेटेड था, सारे IT के रिलेटेड थे सारे। सर मैं आज वहां कमेटी में होकर आया हूं, हमने सवालात पूछे हैं कि बताएं ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है, आप आज जाके पढ़ लें। आप देखें, गलत हमने मेरिट के ऊपर जो है वो हायरिंग की है। का मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे मेरिट को फरोग नहीं देते। जब हम मेरिट को फरोग नहीं देते तो उस बंदे की कैपेसिटी ही नहीं है डिसीजन मेकिंग की, और यही वजह है कि आज मुल्क जो है ना वो हमारे साथ वाले, हमारे की बात करें ना, हमारे 40% ईयर ऑन ईयर IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। ये बार-बार तर्ज कर रहे हैं कि वैसे डॉक्टर साहब आपको पता है 40% इजाफा है IT एक्सपोर्ट्स। 1 मिलियन बंदा जो है ना फ्रीलांसर, 1 मिलियन बंदा इफेक्ट हो रहा है ये VPN से। डॉक्टर साहब वैसे अमीनुल हक साहब का क्या मेरिट था जिनको आपने देखिए ना, मेरी बात सुने, एक मैं बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, 40% बिल्कुल होगा, मैं मानता हूं। आपको पता है अगर सही डिसीजन लेते या 40% के बजाय 90% होता। बात ये हो जाती है जब वो जब कर लेंगे, देखेंगे इन डिसीजन से, आप देखें आपकी अपवर्ड ट्रेंड तो होगी क्योंकि ये टाइम ही IT का है। उसके ऊपर आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, VPN बंद कर रहे हैं, उसको नाजायज कर रहे हैं, IT की कमेटी में ये भी उन्होंने कहा हुआ है कि IT की कमेटी में आज VPN पे भी बात हुई है। IT की कमेटी में आज VPN पे भी बात हुई है, और VPN की शरई हैसियत को भी कमेंट किया गया कि इसकी शरई हैसियत है। इन्हीं के सेनेटर है, सेनेटर अफनानुल्लाह, वो उस पे वो कर रहे थे। ये क्या कहानी है? आप ये इंटरनेट को क्यों स्लो डाउन करके फिर VPN, लोगों ने आपको शिकायत दी है कि जी मिलियंस ऑफ VPN इंस्टॉल हो गए हैं, मगर क्यों हुए हैं? इससे पहले तो नहीं थे। मैं आपको 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो इंटरनेट की स्पीड स्लो नहीं हुई, जो फाइबर के ऊपर इंटरनेट कनेक्टेड है वो 200, 400, 500 MB पर सेकंड भी चल रही है, जिसने जो स्पीड ली हुई है। द स्पीड इज अवेलेबल। और वैसे भी ये जितने ऑफिसेज होते हैं, जितने ऑफिसेज होते हैं, IT के बिजनेसेस होते हैं, वो फाइबर पे चलते हैं, और फाइबर के ऊपर कभी भी वो स्लो नहीं हुआ इंटरनेट। नंबर 1 ये अगर ये इसके ऊपर 3G 4G स्लो हुआ है, नहीं होना चाहिए। और वो जो ये फायरवॉल लग रहा था और उसके वक्त वो थोड़ा सा एक इशू बना था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। बाकी तो कोई अब जो VPN की अगर बात करें, देखें VPN जो है बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे, ना बैन हो रहे, ना VPN का जो है वो कोई रिलीजियस कोई उसका जो है वो कनेक्शन नहीं है। अब हमें नहीं पता ये, मुझे एक बात लेकिन YouTube जो है, फर्स्ट कीजिए YouTube, VPN रजिस्टर हो रहे हैं और वो उनकी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस, उसको रेगुलेट किया जा रहा है। ट्विटर, YouTube ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो क्या YouTube पे सिर्फ ये करंट अफेयर्स के लोग बैठे हुए हैं करंट अफेयर्स करने के लिए? वहां पर लोग अपना बिजनेस करते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स पढ़ते हैं, देखते हैं। कोई चीज YouTube जो है वो बगैर VPN के मुतअद्दिद जगहों पे, बेशुमार जगहों पे खुल नहीं रही, बेशुमार डिवाइसेस पे खुल नहीं रही। मेरा तो खुल रहा है यहाँ, और ये बगैर VPN के खुल रहा है। तो VPN क्यों एक इशू बन गया फिर इस पर? नहीं, VPN को रेगुलेट किया जा रहा है। VPN लगाना क्यों पड़ रहा है? देखें एक वो जो एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन इस मुल्क के अंदर एक खतरा है, और उसको हम केटर कर रहे हैं। और बेहतर हल नहीं है कि आप इन चीज़ों को बंद करें, आप उनको रेगुलेट करें और उन लोगों तक पहुंचे जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैला रहे हैं। लेकिन इन द मीन वाइल अगर ये ऐसा इकदाम किए जा रहे हैं जो नागुज़ीर हैं, जो नहीं होने चाहिए, तो वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए ट्विटर यूज करते हैं? मैं ट्विटर यूज करता हूं। VPN से करते हैं? VPN से गैर शरई हरकत करते हैं? ये तो मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं, गैर शरई शरीयत से इसका कोई लिंक ही नहीं। तो फिर अच्छा, वो गलत किया है ना। हुकूमत जिसको बैन किया हुआ है, ट्विटर को हुकूमत ने बैन किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब और ये एडवाइजर साहब, ये उसी बैन चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। बैन क्यों करते हैं? क्राइम नहीं, मैं बैन चीज मैं वो VPN इस्तेमाल कर रहा हूं जो रजिस्टर हो चुका है। ये X को यूज कर रहे हैं, ये X बैन है ना। चले जी बड़े साहब, ये सर
हम आईटी एक्सपोर्ट्स का ख्वाब देखते हैं, बढ़ रही है 40%। चले डॉक्टर साहब, मैं आपको एक आखिरी चीज बता देता हूं। मैं आपको आज interrupt करूंगा, वैसे जब break आ रही है। आज मेंबर आईटी कह रहे थे कि इवन वीपीएन को रेगुलेट कर जिस तरीके से करना चाह रहे हैं ना, वो भी गलत है। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में ये इसका आंसर ही नहीं है। मतलब हम लोग, ये हुकूमत जिस तरीके से कंट्रोल करना चाह रही है, उनके अपने लोग जो टेक्निकल वाले हैं वो भी कहते हैं ये गलत कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है। हम लोग सारे वहां परेशान थे, सारे परेशान थे कि ये चीजें हो रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, जब आप ऐसे लोगों को लाके बिठा देंगे ना मिनिस्टर को, कि जिन लोगों के जो क्या कह सकते हैं बैकिंग है, दैट इज नॉट ऑन मेरिट, दैट इज बिकॉज दे आर रिलेटेड टू समवन। आप आके उनको बिठा देंगे तो वो यही चीज होती है ना। जब मान लेना, आप भी मान ले। और यही वजह है कि सुनने में आ रहा है कि इवन पंजाब में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। बरादरी के राना मोहम्मद इकबाल साहब कर रहे हैं, और उसमें मंशा उल्लाह भट्ट और दीगर लोग भी हैं, आपकी मालूमात दिए हैं शायद। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाते हुए एक टीजर दे दिया था डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब ने, और वो कहते हैं कि जी पंजाब में भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। और पंजाब का ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक खबर के मुताबिक जिसको राना मोहम्मद इकबाल साहब लीड कर रहे हैं मुबैना तौर पर, और उसमें और भी एमपीए, सीनियर एमपीए शामिल हैं, जिसमें अब नवानी साहब भी हैं, सईद अकबर नवानी भी हैं, मंशा उल्लाह भट्ट भी हैं, और 7-8 लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है पंजाब में, राना साहब कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीएमएलएन के अंदर कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। लोगों के हो सकता है कि कोई गिले शिकवे हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, और वो इस शक्ल, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो ये जिस शक्ल जो इनकी जो ख्वाहिशात है ना, उनके मुताबिक नहीं होगा। गिले शिकवे होते हैं। इस खबर में वैसे एक और मसालेदार बात यह है कि सारे के सारे जो लोग नाराज हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में मिनिस्टर रहे हैं या करीबी ओहदों पर मैं बताता हूँ। देखिए, मैडम ने जो अभी अपनी कैबिनेट तश्कील दी है, उसमें से 12 लोग नए हैं। नहीं, उसमें उन्होंने यूथ को बड़ा फोकस किया है, और उन्होंने कोशिश की है कि जो वाइब्रेंट नए जो बच्चे हैं, जो लॉट हैं, उनको मौका मिले, और बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये प्रोगेटिव होता है चीफ मिनिस्टर का, कि प्राइम मिनिस्टर का, कि किस तरह की वो कैबिनेट जो है रखना चाहते हैं। और डेफिनेटली जो लोग एक दफ़ा नहीं 4-4 दफ़ा वजीर रह चुके हैं, जब वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनते, तो ये एक तकलीफ अमल होता है, नेचुरल सी बात है। उनकी तकलीफ है। तो मेरे नज़दीक ऐसे इश्यूज होंगे, जो सीनियर मेंबर्स हैं वो उस लेवल के ऊपर वो इंगेज नहीं है जो उनकी ख्वाहिश होगी। ये हल हो जाएगा मसला, ऐसा नहीं है। अभी तो इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि खान साहब की बहनें कुछ और बात करती हैं, मरवत साहब कोई और बात करते हैं, चेयरमैन पीटीआई कोई और बात कर रहे हैं, हमाद अजहर का कोई और मौक़िफ़ है, गंडापुर साहब का कोई और है। अभी तो इन्होंने जो है वो अपना, अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक, अभी हमारे पास टाइम है, अगर कोई मसाइल हुआ हम हल कर देंगे। इनके पास तो अभी काउंटडाउन शुरू हो गया। अब मेरे ख्याल से 18 जो है वो 6 दिन रह गए। 6 दिनों में इन्होंने जो है वो इन्होंने फाइनल कॉल देनी है, और फाइनल कॉल के बाद दोबारा कॉल नहीं होती, और फिर अगर कॉल हो जाए तो इसका मतलब है कि फाइनल कॉल फ्लॉप थी। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या हुकूमत की? इनको ये लगता है कि ये किसी तरह कामयाब होने ही नहीं जा रहे, इतने मजे में बैठी है हुकूमत, जबकि फाइनल कॉल आ गई है। बड़ी साहब, इसकी क्या वजह? नहीं, फाइनल कॉल के बाद और फाइनल भी आ सकते हैं, सुपर फाइनल भी आ सकते हैं, सुपर ओवर, उसके बाद फिर फाइनल आ सकते हैं। तो बस अब आप सोच लें कि कैसी तैयारी है फिर पीटीआई की। ये तो चलती, फाइनल कॉल तो चलती रहती है। ये तो यानी वो ओवर, सुपर ओवर, फिर उसके बाद वो प्लेंटी, एक्स्ट्रा टाइम, तो वो तो चलता रहता है। बस हुकूमत है, हुकूमत की तो आपको पता है, हुकूमत में जब होते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस होता है, और होना भी चाहिए। जाहिर है जिस तरह हुकूमत बनी है, सब मेरिट पे वो कोई खतरा हुकूमत को नहीं है। हाँ, अभी वो बात कर रहे थे कि मेरिट पे वो नहीं लगाया सेक्रेटरी आईटी। हाँ जी, इन्होंने वैसे अमीनुल हक साहब जो आपने भी पॉइंट आउट किया, वो भी बड़े मेरिट पे थे। लेकिन जो यानी इनका हमायूं मोहम्मद साहब अभी पूरा आपने एक लंबी स्टोरी सुनाई है कि ये मेरिट पे नहीं आए, तो उनसे फिर कह रहे हैं कि आपने मेरिट पे सेक्रेटरी नहीं लगाया। वैसे कमाल है सर। जब वो खुद ही मेरिट पे नहीं है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वो राना साहब तो मुसलसल इस बात से नहीं, राना साहब ना, वो कह रहे हैं कि वो भी मेरिट पे हैं। राना साहब की राय का एहतराम है, वो हुकूमत में है। वो कह रहे हैं मैं आपको प्रोफाइल भेज दूंगा उनका जिनको लगाया गया, जिन पर ये एतराज कर रहे हैं, उनका पूरा एक प्रोफाइल। नहीं, मुझे तो उससे यार ना पंजाब के फॉरवर्ड ब्लॉक पे कोई तवज्जो है ना सेक्रेटरी आईटी। आपकी तवज्जो किस पे? मेरी तवज्जो है कि वीपीएन शरई है या गैर शरई है। नहीं, मैं तो इस्तेमाल करता हूँ और मैं माजरत भी साथ करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, गैर शरई काम कर रहा हूँ,
और अभी तक कोई अगला फतवा नहीं। देखिए यहाँ वैसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा एक लाइन के, बिल्कुल ऐसे जो ये फतवा जो भी इन्होंने दिया जो गलत दिया, और ये देखें इनके खिलाफ भी आप कोई फतवा दें वैसे। देखिए मेरी तो ये है ही नहीं, औकात ही नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ फतवा दूं, और मैं समझता हूँ किसी की भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो ये फतवे देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलत दिया और ये नहीं, और ये मजाक बनाया उन्होंने। ये दिया था या इनसे उनसे लिया था? ये मेरा ख्याल लिया गया है उन्होंने। कोई ये उनके मौजूदात में वीपीएन आया कैसे? सवाल ये बनता है ना। तो मैं उस मीटिंग में नहीं बैठा हुआ। ये आपके ज़हन में ये है राणा साहब के 80 मिलियन आप कहते हैं कि जी वीपीएन इंस्टॉल हो गए हैं, और ये देखेंगे क्या बात हुई है, मुल्क कैसे चलते हैं कि वीपीएन पे मुल्क चलाए जा सकते हैं। लेकिन ये सवाल किसी के ज़हन में पैदा नहीं होता कि आखिर 80 मिलियन वीपीएन इंस्टॉल क्यों किए गए हैं? आज से चंद महीने पहले तो नहीं थे। नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, ये इसको हमने हर चीज़ को हम वो सियासी रंग दे देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। देखें, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी एक हकीकत है और बहुत ख़तरनाक हकीकत है, और यानी कि आप जब नंबर ऑफ इंसिडेंट्स देखते हैं और उसके अंदर फिर जब आप चीज़ें लिंक करते हैं कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, किस तरीके से लोगों को। क्या कोई डेटा है कि ट्विटर पर पाबंदी लगने के बाद से दहशतगर्दी की में कितने फीसद कमी वाकई हुई है? देखिए ये मैंने तो आपको पहले ही कहा कि ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच यही होती है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं आप उस तक पहुंचे, लेकिन इन द मीन वाइल अगर हम इसका सहारा ले रहे हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म मेजर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ट्विटर जैसा जो प्लेटफॉर्म है मिसइन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल मिसइन्फॉर्मेशन के लिए होता रहा होगा, दहशतगर्दी के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? मिसइन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, और फिर मिसइन्फॉर्मेशन जो है वो मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने वालों को रोकने के लिए आपके पास और लॉज भी हैं, एफआईए के लॉज हैं, आप पकड़ते भी हैं लोगों को, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही रूप होना चाहिए। क्या आप उसको, और मेरे ख्याल से एक चीज आपने देखा है, ट्विटर जो है ना, ट्विटर ये बेसिकली पढ़े लिखों का वो आता है, जो जहाँ पे जो क्या वो जो टिकटॉक वगैरह जो है उस पे इनको कोई एतराज नहीं है, और सबसे ज्यादा गन एतराज इनको वैसे टिकटॉक पे भी है नहीं, लेकिन उस पे इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, वो चल रहे वैसे। ये उनको भी मेरा पॉइंट ये, इनको असल मसला पढ़े लिखे लोगों से है। नहीं ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे क्योंकि खुद अनपढ़ है ना, तो इनको पढ़े लिखे लोगों से मसला है। मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं सही, देखिए बात ही हो जाती है पढ़े लिखे लोग, देखें कैसी बात है। देखिए मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनको असल मसला उधर ही है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा लिखा होता है ना, जो करते हो वो आपको डिसीजन मेकिंग या आपको वहां पे क्रिटिसाइज आपके जो चीजें हैं उसको करके बता सकते हैं कि यहाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बाकी लोग तो आप उनको कह सकते हैं यार ये तो एक वीडियो बनाया वो, उसका कोई वो नहीं है उस चीज के। दे आर एक्चुअली आफ्टर दोज पीपल जो के शऊर रखते हैं, उनको ये लेके टारगेट कर रहे हैं। दैट इज ओनली टारगेट, बार-बार दिया जाता है, लेकिन इसका जो असल एस्पेक्ट है वो टेररिज्म जो इस मुल्क के अंदर इकट्ठा किया है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जो आपको सियासी तौर पर लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, ट्विटर पे पाबंदी लगाने के बाद से आपके पॉलिटिकल ग्राफ में कितनी बेहतरी आई है? आपको नहीं, कोई एनालिसिस है? हमारे ग्राफ के लिए नहीं हम ये कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, अभी ये जो एक वो बच्ची के रेप का वो जो इशू बना था पंजाब कॉलेजेस के अंदर, वो देखें कितनी बड़ी एक मूवमेंट बन गई, जब ये पाबंदी के बावजूद हुआ है। नहीं, पाबंदी के बावजूद हुआ है आप सोचें ना, फिर पाबंदी कोई फायदा नहीं दे रही। नहीं देखें, इसको बिल्कुल देखना चाहिए कि इसका कितना फायदा है, कितना नुकसान है। और अगर नहीं, मेरे पास मैंने डेटा ऐसा नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर जिन इदारों ने ये जो मिनिस्ट्री ने जिसने किया है वो इसको करे। इसी तरह जो वहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हमारे वहाँ जो राइट्स एक दफ़ा हुए थे अभी ये रिसेंटली, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो स्टार्ट हुए थे, जो और उसके बावजूद आप उनके सारे मुतालबात मान गए। देखिए, लेकिन जब बात ये कि जब एक आग लग जाए तो आपको आग बुझानी होती है, और ये आग बुझाने के ये मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं एहतजाज करने वालों को आप क्या सिखा रहे हैं? दोनों जगह पे हुकूमत गलत थी। ये ठीक कह रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह वो हुआ, लेकिन वजीर तालीम ने क्या किया पंजाब ने, और फिर हुकूमत पंजाब ने किया। वजीर तालीम ने तलबा के साथ मिल के हुकूमत पंजाब ने रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी, फिर लोग क्या कहेंगे? नहीं, उसके ऊपर उन्होंने समझ भी ली कि उनकी गलती थी, और उन्होंने तस्लीम भी की, और उसको फिर आगे भी आज़ाद कश्मीर में वही 23 अरब पहले दे देते, वो साल सवा साल वो जो लगा रहता तो वो ना होता। यही तो होता है ना कि हुकूमतें होती हैं, ज़ाहिर है वो अपने वक्त पे करती हैं। लेकिन बहरहाल जो पहले वो उन्होंने किया, जो मुतालबात थे आज़ाद कश्मीर के, वो गैर शरई थे। जो इन्होंने माना उनके मुतालबात वो शरई थे। बिलावल साहब नाराज हो गए, जरा मैं जाते जाते जरा इस पर भी राय ले लूं, एक सुनवाइए जरा। बिलावल साहब क्यों नाराज हो गए हैं? और उनका एक मसला नहीं है कि जुडिशल कमीशन से उनको निकाला गया, उनके और भी मसाइल हैं, सुन लीजिए जरा।
you'd also feel disrespected अगर किसी अहम legislation पे वो legislation पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले, not let alone members of my political party. ये बिलावल साहब की नाराज़गी के खात्मे के लिए कोई इसहाक डार साहब को अपनी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन नाराज़ किया क्यों है उन्हें रान साहब? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे लिए पीपल्स पार्टी बड़ी अहम है, और अगर वो किसी चीज़ पे वो समझते हैं कि उनको मिस किया गया है या उनकी राय, तो वो हम बिल्कुल, हमारे दरवाजे खुले हैं। देखें, और वैसे आप भी उनको दोबारा जुडिशल कमीशन में शामिल कर देंगे? नहीं, देखिए, उनसे बातचीत करके बात की जा सकती है, उनके आपने उनके साथ ये किया क्यों है कि आपने उन्हें कहा कि जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देंगे, अगर उनकी बराबर उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई पुरजोर असरार पहले नहीं किया था, ये बाद में ये चीज आई है, अब वो कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करके हम चीजों को सेटल कर लेंगे। देखें, मेन चीज ये कि कोई कम्युनिकेशन हमारी इनसे टूटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का दरवाजा 24 घंटे खुला है, पर प्राइम मिनिस्टर खुद भी सदर साहब के साथ मुलाकात करते हैं, वहां जा सकते हैं। वरना मैं शामिल कुरैशी साहब की नाराजगी पे भी आपसे बात करना चाहता था। फिर सही तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।